24 नवंबर को संभल के शाही जामा मस्जिद के पास भड़की हिंसा ने पूरे उत्तर प्रदेश को हिलाकर रख दिया था। पत्थरबाजी, गोलीबारी और पुलिस पर उपद्रवियों के अटैक ने कानून व्यवस्था को खुलेआम चुनौती दी। इस हिंसा ने एक गहरी साजिश की ओर इशारा किया, जिसमें दाऊद से लेकर दिल्ली का बाटला हाउस कनेक्शन भी सामने आ रहा है। लेकिन अब संभल की जामा मस्जिद के पास उपद्रवी तो क्या, परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा, क्योंकि यहां बन रही है सत्यव्रत पुलिस चौकी, जो 24 घंटे जामा मस्जिद पर अपनी नजर गड़ाए रखेगी। आप देख सकते हैं कितने ज्यादा बड़ा एरिया जो है वो पुलिस चौकी सत्यव्रत नगर बनने यहां पर जा रही है। तारीख 24 नवंबर 2024, जगह शाही जामा मस्जिद संभल, वक्त सुबह करीब 10 बजे। यही वो वक्त था जब मस्जिद के बाहर सर्वे के दौरान हिंसा भड़क उठी थी। देखिए कैसे पूरे मुस्लिम मोहल्ले में अराजकता फैल गई थी। हालात इतने बिगड़ गए थे कि पुलिस पर पत्थरबाजी की गई और पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया था। लेकिन अब उसी मस्जिद के पास एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। उसी शाही जामा मस्जिद के पास जहां हिंसा हुई थी, सत्यव्रत पुलिस चौकी का निर्माण तेजी से चल रहा है। इमारत की नींव पहले ही मजबूत हो चुकी है, अब दीवारें खड़ी की जा रही हैं। ये पुलिस चौकी इसलिए बनाई जा रही है ताकि भविष्य में इस तरह की हिंसा को रोका जा सके। सत्यव्रत चौकी मस्जिद के ठीक सामने बनाई जा रही है, जिससे इलाके की सुरक्षा कड़ी हो सके। यहाँ हमेशा पुलिस बल की तैनाती रहेगी और 24/7 निगरानी होगी। ये चौकी मस्जिद के आसपास शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। संभल की शाही जामा मस्जिद के सामने पुलिस चौकी का निर्माण कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। आज यहाँ पर सरियों के जरिए जो पिलर है वो यहाँ पर लगाए जाएंगे, जिसको लेकर के जो काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है। सरियों को काटा जा रहा है और ये आज जो है तीसरा दिन है, क्योंकि शनिवार को भूमि पूजन यहाँ पर किया गया था और इसी के साथ भूमि पूजन करने के बाद आज रविवार को जो ऐसे आप सरिये आप देख रहे हैं, जिनके जरिए जो पिलर हैं वो यहाँ पर बनाए गए हैं और ये पिलर जो हैं आज यहाँ पर रखे जाएंगे, इनकी नींव यहाँ पर रखी जाएगी। और इसी के साथ पूरा एरिया जो आप देख रहे हैं, कितना बड़ा एरिया है जहाँ पर इस चौकी का निर्माण होना है। सत्यव्रत नगर पुलिस चौकी यहाँ पर बनाई जाएगी। ये चौकी पूरे इलाके का सुरक्षा कवच बनकर उभरेगी। सत्यव्रत पुलिस चौकी से मस्जिद के आसपास के हालात हमेशा काबू में रहेंगे और किसी भी अप्रिय घटना को तुरंत कंट्रोल किया जा सकेगा। सत्यव्रत पुलिस चौकी के निर्माण में 10 मिस्त्री, 20 से अधिक मजदूर जुटे हैं। सुरक्षा के लिहाज से मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस और RAF जवान तैनात हैं। सत्यव्रत पुलिस चौकी में पुलिस कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। पुलिस चौकी CCTV कैमरों समेत सभी हाईटेक डिवाइस से लैस होगी। पुलिस चौकी में जवानों के लिए आवासीय कमरे भी बनाए जाएंगे। चौकी का उद्देश्य सिर्फ कानून व्यवस्था बनाए रखना नहीं है, बल्कि ये एक सुरक्षा घेरा भी होगा, जिसके जरिए जामा मस्जिद के आसपास संवेदनशील हिस्सों पर लगातार नजर रखी जाएगी। चौकी का निर्माण कार्य शीघ्र ही पूरा करा लिया जाएगा, जिससे कि यहाँ पुलिस बल व्यवस्थित रूप से रह सके और अपना कार्य सुचारू रूप से कर सके। ये पुलिस चौकी को CCTV लेस किया जाएगा। आसपास के संपूर्ण क्षेत्र को CCTV से कवर किया जाएगा और कंट्रोल रूम के माध्यम से चारों ओर निगरानी भी रखी जाएगी। सर, किस तरह की सुविधाएं यहाँ पर रहेंगी चौकी पर? संपूर्ण सुविधा रहेंगी, पुलिस के रहने की आवासीय व्यवस्था, साथ ही कंट्रोल रूम इत्यादि की व्यवस्था की जाएगी, जिससे कि वह एक प्रभावी रूप से अपना कार्य करे। बैरक भी होगी, जिससे अन्य बल भी वहाँ पर रह सके। संभल की जामा मस्जिद के ठीक सामने बन रही इस चौकी को लेकर सियासत भी जोर पकड़ चुकी है। AIMIM अध्यक्ष अससुद्दीन ओवैसी ने मस्जिद के सामने पुलिस चौकी निर्माण पर सवाल उठाए और कहा कि संभल की जामा मस्जिद के सामने पुलिस चौकी बनाई जा रही है। मुल्क के किसी भी कोने में चले जाइए, वहाँ की सरकार ना तो स्कूल खुलवाती है, ना अस्पताल। सरकार के पास किसी और काम के लिए पैसे नहीं होते, बस पुलिस चौकी और शराब खाने के लिए पैसे होते हैं। डेटा खुद ये कहता है कि मुसलमानों के इलाकों में सबसे कम सरकारी सुविधाएं मुहैया करवाई जाती हैं। सुरक्षा के लिहाज से बनाई जा रही पुलिस चौकी पर भी ओवैसी सियासत करने से बाज नहीं आए, लेकिन उन्हें ये नहीं दिख रहा कि 24 नवंबर को किस तरह से पत्थरबाजों ने पुलिस पर अटैक किया था। अब इस हिंसा को लेकर नए नए खुलासे भी हो रहे हैं। हाल ही में संभल हिंसा का दाऊद और बाटला हाउस कनेक्शन भी सामने आया है, जिससे ये साफ हो चुका है कि संभल में बहुत गहरी साजिश रची गई थी। संभल से नीरज गौड़ और सुनील सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चंदौसी की ऐतिहासिक बावड़ी अब अवैध निर्माण के बोझ तले दब चुकी है। लगभग 400 वर्ग मीटर में फैली इस धरोहर का अधिकांश हिस्सा
मुस्लिम आबादी के बीचों बीच मकानों और सड़कों के नीचे दबा हुआ है। खुदाई के दौरान इस गुमनाम धरोहर का एक चौंकाने वाला सच सामने आया है। ये मकान बना है और इस मकान के ठीक नीचे से भी एक रास्ता जो है यहाँ पर जा रहा है और इस मकान में जो लोग रहते हैं उनको जो प्रशासन है वो नोटिस दे सकता है। यह हिस्सा नजर आ रहा है बावड़ी का, इसके ऊपर से पूरी सड़क यहाँ से गुजर रही थी। हमने तो बुनियादें भरी हुई ली थी। हमें क्या पता, हम आया था कि पापा भी नहीं, हम क्या करेंगे। चंदौसी की इस ऐतिहासिक बावड़ी की खुदाई का आज 9वां दिन था। जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ रही है, बावड़ी का छुपा हुआ हिस्सा सामने आ रहा है। लेकिन जो तस्वीर आज खुदाई के दौरान सामने आई, उसने सबको हैरान कर दिया। मुस्लिम आबादी के बीचों बीच इस बावड़ी के ऊपर लोगों ने मकान खड़े कर दिए। लगभग 400 वर्ग मीटर में फैली ये बावड़ी, जो कभी पानी का मेन सोर्स रही होगी, अब महज 210 वर्ग मीटर के दायरे में सिमट चुकी है। इस ऐतिहासिक बावड़ी के ऊपर मकान खड़े हो चुके हैं। ये मकान लाल ईंटों और बड़े पत्थरों से बने हैं, जो बावड़ी का हिस्सा है। ये तस्वीरें खुद गवाही दे रही हैं कि बावड़ी के ऊपर अवैध निर्माण हुआ है। ये मकान बना है और इस मकान के ठीक नीचे से भी एक रास्ता जो है यहाँ पर जा रहा है। यहाँ से अगर आप देखें, मेरे कैमरा पर्सन अगर आपको दिखाएं कि रास्ता इस बावड़ी की जो ईंटें देख रहे हैं, जो उसकी बनावट देख रहे हैं, इसके नीचे से, मकान के नीचे से ये रास्ता जाता हुआ, यानी कि नीचे भी बावड़ी के ऊपर जो है मकान यहाँ पर बन गए हैं और ये करीब 400 वर्ग मीटर में जो बावड़ी है वो बनी हुई है। अब प्रशासन बावड़ी को इसके मूल स्वरूप में वापस लाने की कोशिश कर रहा है। प्रशासन ने रोड की खुदाई भी शुरू कर दी है, क्योंकि ये रोड बावड़ी के ऊपर से गुजरती थी। खुदाई में लाल पत्थर मिले हैं, जो इस बात का सबूत है कि बावड़ी का बड़ा हिस्सा अब जमीन के नीचे दब चुका है। यहाँ से ये रास्ता जो है आगे की तरफ, जो मैं ऊपर से आपको मकान दिखा रहा था, जहाँ पर कि ये ठीक सामने आप देख पा रहे हैं जो मकान बना है, उसके नीचे से भी जो है अब आगे की तरफ अगर आप देखेंगे कि वहाँ पर यह हिस्सा नज़र आ रहा है बावड़ी का, इसके ऊपर से पूरी सड़क यहाँ से गुजर रही थी। इसको तोड़ा गया प्रशासन की तरफ से। अब यहाँ से जो मलबा है वो हटाने का काम प्रशासन की तरफ से लगातार यहाँ पर चल रहा है। और खुदाई के दौरान ये भी सामने आया कि बावड़ी के ऊपर बने मकानों का अधिकांश हिस्सा मुस्लिम समुदाय का है। ये बावड़ी मिलने के बाद कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। क्या ये मकान अवैध रूप से बनाए गए थे? जब मकान बन रहे थे तो क्या प्रशासन ने जांच की? अगर जांच की तो बावड़ी के अस्तित्व को नजरअंदाज क्यों किया? ये जो हमने लाल पत्थर दिखाया था, उसको आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि आखिरकार ये पत्थर कितना पुराना होगा, क्योंकि जो इसकी बनावट को अगर आप देखेंगे, यहाँ जो आले बने हैं, इनकी बनावट को अगर आप देखें, इनको समझे, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिरकार कितनी खूबसूरती के साथ में, एक नक्काशी के साथ में इसको बनाया गया है। बावड़ी के लाल पत्थरों और उसकी भव्य बनावट को देखकर लग रहा है कि ये किसी दौर में महत्वपूर्ण धरोहर रही होगी। बावड़ी के ऊपर जिन लोगों का मकान बना हुआ है, उनका कहना है कि इस जगह पर सालों से घर बने हुए हैं, लेकिन बावड़ी के अस्तित्व की बात अब खुदाई के दौरान सामने आई है। खुदाई कर रहे हैं इसके नीचे, हमें नहीं पता क्या जा रहा है क्या नहीं जा रहा है, हमें तो कुछ पता ही नहीं। हमने तो बुनियादें भरी हुई ली थी। हमें क्या पता, हम आया था कि पापा भी नहीं, हम क्या करेंगे। मैं बहुत घबराहट है इस बात की। मेरा बच्चा सो रहा है, रात भर जगा है, मजदूरी करता है, हम सिलाई करके गुजारा करते हैं। बताइए क्या करें। 4 साल हो गए इनके पापा को। अच्छा, आपको इससे पहले पता था कि बावड़ी के ऊपर आपका मकान है? नहीं, कभी नहीं पता। ये पता था कि ये पार्क की जगह छूटी पड़ी है। सब यही कहते थे कि पार्क की जगह छूटी हुई है, 300 गज का प्लाट।
बाकी हमें कुछ नहीं पता। कभी इस इलाके में हिंदू बहुसंख्यक थे, लेकिन तेजी से बदली डेमोग्राफी और तेज रफ्तार से बढ़ी मुस्लिम आबादी की वजह से हिंदू पलायन कर गए। धीरे धीरे चंदौसी की धरोहरों का अस्तित्व मिटता चला गया, लेकिन अब एक एक करके सभी सबूत सामने आ रहे हैं, जिन्हें दोबारा संवारने का संकल्प मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया है। संभल से नीरज कुमार गौड़, जी मीडिया। और प्रयागराज के महाकुंभ में इस बार श्रद्धा और आस्था के साथ संतों की हुंकार भी गूंजेगी। 27 जनवरी को होने वाली धर्म संसद में साधु संत वक्फ बोर्ड के खिलाफ आवाज उठाएंगे। धर्म संसद में सनातन बोर्ड के गठन का प्रस्ताव पेश किया जाएगा। यह आंदोलन सनातन धर्म के अधिकारों और संरक्षण की लड़ाई है। प्रयागराज के महाकुंभ में इस बार सिर्फ श्रद्धा और आस्था का नहीं, बल्कि सनातन धर्म और संतों की हुंकार का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। त्रिवेणी के तट पर लहराती धर्म ध्वजा इस बात का ऐलान कर रही है कि सनातन धर्म अपनी सांस्कृतिक विरासत का परचम बुलंद करने के लिए पूरी ताकत के साथ खड़ा है। महाकुंभ के दौरान 27 जनवरी को प्रयागराज में धर्म संसद का आयोजन होने जा रहा है, जहां चारों शंकराचार्य, 13 अखाड़ों के प्रमुख और देश भर के साधु संत वक्फ बोर्ड के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करेंगे। धर्म संसद का प्रमुख मुद्दा है सनातन बोर्ड का गठन और वक्फ बोर्ड का अंत। धर्म संसद में सनातन बोर्ड का प्रस्ताव पारित किया जाएगा और केंद्र सरकार से सनातन बोर्ड के गठन की अपील की जाएगी। अखाड़ा परिषद ने देश भर के संतों से वक्फ बोर्ड को लेकर एक जांच सर्वे रिपोर्ट मांगी है। देश भर के संत वक्फ को लेकर रिपोर्ट देंगे कि आखिरकार वक्फ बोर्ड ने कहां-कहां हिंदुओं की जमीन, जायदाद और मंदिरों पर कब्जा कर रखा है। संतों की मांग है कि वक्फ बोर्ड की 80% जमीन सनातन बोर्ड को दी जाए और वक्फ बोर्ड के पास सिर्फ 20% जमीन रहनी चाहिए। संत मांग करेंगे कि वक्फ बोर्ड को खत्म करना चाहिए। अब आपने आज से इतने करीबन 17 साल पहले सनातन बोर्ड नहीं बनाया, आपने वक्फ बोर्ड बनाया, तो अब आपका समय समाप्त हो चुका है। अब सनातन बोर्ड बनेगा और आपका बोर्ड भंग किया जाएगा। अब ऐसा प्रयास किया जा रहा है। सभी संत महात्मा जितने हमारे सनातनी सभी एक हो रही है और हमारी एक ही आवाज़ है, वक्फ बोर्ड समाप्त हो जाए और सनातन बोर्ड जो है उसका जो है गठन हो। वक्फ को खत्म करने की आवश्यकता क्यों है? नहीं, देखिए, वक्फ जितना भी वो पूरा कब्जा कर रहा है। जहाँ जहाँ वो बोलता है, जहाँ जंगल है, जहाँ भी सिटी है, जहाँ भी वो चाहता है वो कब्जा कर रहा है। अखाड़ा परिषद का कहना है कि अब समय आ गया है कि वक्फ की जमीनों को सनातन बोर्ड को दे दिया जाए और जनसंख्या के अनुपात में जमीन का बंटवारा किया जाए। संतों का मानना है कि भारत में हिंदू बहुसंख्यक हैं, इसलिए वक्फ की जमीन का बड़ा हिस्सा सनातन धर्म के संरक्षण के लिए होना चाहिए। वक्फ बोर्ड के पास जो है 9,500 से 10,000 तक एकड़ ज़मीन उनके पास है। पूरा एक स्टेट उनके पास है। सनातन के पास क्या है, हिंदुओं के पास क्या है? आपने देखा हिंदुस्तान, पूरा हिंदुस्तान उन्हीं का हो गया। जहाँ वो वो कहते हैं कि भाई पार्लियामेंट भी हमारा, एयरपोर्ट हमारा, सब कुछ उन्हीं का है। हमारा क्या है? हमारा तो कुछ भी नहीं है। इसीलिए आज हमने डिमांड की है भाई जितनी लैंड आपने उनको दी है, जो उनकी मेजॉरिटी है उसके हिसाब से उनको दिया जाए, बाकी लैंड छोड़ करके सनातन बोर्ड को दिया जाए। ये हमारा पूरा प्रयास रहेगा। कुछ परसेंट भी बता रहे थे, कह रहे थे बिल्कुल 20-80 होना चाहिए। जो जमीन उनके पास है 20% उनको दी जाए, 80% जो है सनातन बोर्ड को दी जाए। प्रयागराज महाकुंभ से ठीक पहले संतों की हुंकार ये संदेश दे रही है कि अब सनातन धर्म अपने अधिकारों के लिए पीछे नहीं हटेगा। संत वक्फ बोर्ड पर आरोप लगा रहे हैं कि वक्फ बोर्ड ने बड़े पैमाने पर जमीन पर कब्जा किया है। इस मुद्दे पर कांग्रेस ने विरोध जताते हुए कहा कि जब वक्फ के पास जमीन के कागज हैं तो कैसे ये जमीन किसी और को मिल जाएगी? जो उनकी मिल्कियत ईमानदारी से हो, जो कागज दुरुस्त हो, कब्जा दुरुस्त हो, सब कुछ हो, जब किसी की हो तो वो उसकी इच्छा से ही दी जा सकती, उसकी इच्छा के खिलाफ नहीं दी जा सकती। अगर सचमुच वैधानिक रूप से वो वक्फ बोर्ड की ज़मीन है तो वो किसी और को स्थानांतरित नहीं की जा सकती।
धर्म संसद के मंच से संतों की हुंकार सरकार तक पहुंचेगी। सनातन बोर्ड हिंदू धर्म से जुड़े मुद्दों को सशक्त बनाने और हिंदुओं के अधिकारों की रक्षा के लिए काम करेगा। ये अभियान प्रयागराज महाकुंभ से शुरू होगा और फिर इसे पूरे देश में फैलाया जाएगा। देश भर के साधु संतों से एक सर्वे रिपोर्ट मंगाई है कि कहां-कहां वक्फ बोर्ड ने हिंदुओं की जमीन और मंदिरों पर कब्जा जमा रखा है। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार धर्म संसद होगी तो सनातन बोर्ड के गठन पर होगी। अब सनातन बोर्ड बन के रहेगा, ये कह रहे हैं अखाड़ा परिषद के प्रमुख। कैमरामैन विक्रम सोमवंशी के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, प्रयागराज। और हिंदुओं की आस्था के महाकुंभ को लेकर अभेद्य सुरक्षा है और अब सुरक्षा की बागडोर एनएसजी ने भी संभाल ली है। प्रयागराज में एनएसजी कमांडो तैनात कर दिए गए हैं। वहीं सीएम योगी के आदेश पर लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। डीजीपी खुद हर पल मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सीएम योगी के साफ निर्देश हैं कि महाकुंभ की सुरक्षा में किसी भी तरह की चूक बर्दाश्त नहीं होगी। महाकुंभ यानी सनातनी संगम, आस्था का महापर्व, संतों का समागम। प्रयागराज में सनातन के इस महापर्व के लिए सीएम योगी और पूरी यूपी सरकार दिन रात एक किए हुए हैं और प्रयागराज में आयोजित इस महापर्व पर किसी की बुरी नजर न पड़े, इसके लिए अभेद्य सुरक्षा घेरा भी तैयार किया गया है। इस सुरक्षा चक्र में अब एनएसजी कमांडो का दस्ता भी जुड़ गया है। एनएसजी कमांडो का दस्ता प्रयागराज पहुंच चुका है और त्रिवेणी घाट समेत अखाड़ा इलाके में एनएसजी कमांडो ने सुरक्षा जांच भी शुरू कर दी है। महाकुंभ में एनएसजी कमांडो की मौजूदगी ने संगम नगरी का सुरक्षा घेरा और भी मजबूत कर दिया। कुंभ की तैयारियां लगभग पूरी हो गई है। एनएसजी कमांडो अब यहां पर लैंड करने लगी है। ये आप देखिए तैयारियां, जहां वीवीआईपीस आएंगे वहां एनएसजी कमांडो आ रही है, मौके पे मुआयना कर रही है और यहां से जा रही है। ये तमाम जो गाड़ियां हैं वो एनएसजी कमांडो की हैं। तो एनएसजी कमांडो अब प्रयागराज में आ गए और यहाँ पर ये व्यवस्थाएं संभालने में जुट गए। यहाँ पर मुख्यमंत्री के जहाँ जहाँ कार्यक्रम हो सकते हैं, जहाँ जहाँ वीवीआईपीस आएंगे वहाँ वहाँ एनएसजी कमांडो जा रहे हैं। चाहे त्रिवेणी घाट हो या फिर लेटे हुए हनुमान मंदिर के आसपास वाला एरिया हो, हर जगह एनएसजी कमांडो ये जाते नजर आ रहे हैं। एनएसजी कमांडो के अलावा कुंभ क्षेत्र में भारी संख्या में फोर्स की तैनाती की गई है। हर कोने पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। संवेदनशील स्थानों पर ड्रोन से निगरानी के साथ एंटी ड्रोन सिस्टम भी एक्टिव है। ऐसा है कि सबसे पहले तो जो जहां से स्टार्ट करेंगे हम वहीं से उनकी चेकिंग फिस्किंग चालू कर देंगे, जो कि हमारा आखिरी चक्र है। उसके बाद प्रदेश के बॉर्डर पे, जोन के बॉर्डर पर, जनपद के बॉर्डर पर, मेला के बॉर्डर पर, जो इनसाइड का एरिया है वो, और सबसे जो हमारा मुख्य है, जो हमारे घाट है, उनको आइसोलेशन जोन बनाया गया है। सभी विशिष्ट जो फोर्सेस हैं सब यहाँ पर हैं, न सिर्फ प्रदेश से बल्कि देश से, और हम पर्याप्त व्यवस्था किया हुआ है। इतना ही नहीं, इस बार कुंभ में आए श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए वाटर रोबोट का इस्तेमाल किया जाएगा, जो डूबने से बचाने में जल पुलिस की मदद करेगा। इसे रोबोटिक्स लाइफ बॉय का नाम दिया गया है। अब आपको बताते हैं कि योगी फोर्स की तैनाती के साथ ही प्रयागराज महाकुंभ की सुरक्षा के लिए कौन कौन से इंतजाम किए गए हैं। महाकुंभ में यूपी पुलिस के 50,000 जवान सुरक्षा के लिए लगे हैं। चप्पे चप्पे की निगरानी के लिए 2700 सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं। इस बार महाकुंभ में हाईटेक एआई वाले सीसीटीवी लगाए जा रहे हैं। किसी भी अराजक स्थिति की निगरानी के लिए ड्रोन कैमरे भी तैनात हैं। महाकुंभ में 45 करोड़ श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए एंटी ड्रोन सिस्टम की तैनाती की जा चुकी है। महाकुंभ में 7 लेयर सिक्योरिटी रहेगी। घुसपैठ और किसी भी आतंकी गतिविधि को रोकने के लिए नेपाल बॉर्डर की निगरानी जारी है। साथ ही सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है। सुरक्षा की व्यवस्थाएं कराई गई हैं। वो इस बार मैन पावर के साथ साथ जो तकनीक के बेहतर उपयोग से सुविधाएं देने का है, जिसमें सीसीटीवी कैमरा है, हमारे ड्रोन का सिस्टम है, टीथर ड्रोन है, एंट्री ड्रोन सिस्टम भी लगाया गया है, जिससे कि कोई ड्रोन से किसी तरह की कोई घटना कारित न किया जा सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में कुंभ को न सिर्फ भव्य और दिव्य बनाने का संकल्प लिया गया है, बल्कि पूरे प्रयागराज को अभेद्य किले में तब्दील कर दिया गया है। महाकुंभ को लेकर योगी का संदेश साफ है, न चूक बर्दाश्त की जाएगी और न ही सनातनी रंग में भंग डालने वालों को किसी भी कीमत में बख्शा जाएगा। प्रयागराज से विशाल रघुवंशी के साथ प्रमोद शर्मा की रिपोर्ट। और आइए अब बात उस बयान की करते हैं जिससे उत्तर प्रदेश की सियासत में हलचल मच गई है।
यूपी सरकार में पंचायती राज मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने अपने एक बयान में दावा किया कि हनुमान जी राजभर जाति में पैदा हुए थे और जैसे उन्होंने भगवान राम और लक्ष्मण को पाताल लोक से निकाला तो हम लोग सुहेलदेव जी को पाताल से क्यों नहीं निकाल सकते। मंत्री ओम प्रकाश के इस बयान के बाद एक नया विवाद खड़ा हो गया। तो राजभर जाति में पैदा जानते हैं कौन? हनुमान जी को ही मंत्री। हनुमान जी की जाति पर खुले नए राज। मंत्री ओम प्रकाश का बयान मचा घमासान। यूपी के पंचायती राज मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने ऐसा बयान दिया जिससे एक नया विवाद खड़ा हो गया है। बलिया में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राजभर ने दावा किया कि हनुमान जी राजभर जाति में पैदा हुए थे। जब राम लक्ष्मण जी को रावण पतालपुरी में ले गया था तो पतालपुरी से निकालने की हिम्मत किसी की नहीं पड़ी। अगर वो निकालने की हिम्मत पड़ी तो राजभर जाति में पैदा जानते हैं कौन? हनुमान जी को ही मंत्री। मंत्री ओम प्रकाश राजभर बलिया में महाराजा सुहेलदेव की प्रतिमा के निर्माण के लिए आयोजित भूमि पूजन के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे, जहां जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने भगवान हनुमान की जाति पर ये दावा किया। राजभर ने अपने दावे को सही साबित करने के लिए तर्क दिया कि जब राम लक्ष्मण को अहिरावण ने पाताल लोक में बंदी बना लिया था तब उन्हें निकालने का साहस केवल हनुमान जी ने किया था, जो राजभर जाति में पैदा हुए थे। जब राम लक्ष्मण जी को रावण पतालपुरी में ले गया था तो पतालपुरी से निकालने की हिम्मत किसी की नहीं पड़ी। अगर वो निकालने की हिम्मत पड़ी तो राजभर जाति में पैदा जानते हैं कौन? हनुमान जी को ही मंत्री। हनुमान जी पतालपुरी से निकाल के ले आए राम और लक्ष्मण जी को। राजभर ने हनुमान जी की जाति बताई तो विपक्ष ने उनके बहाने यूपी सरकार को निशाने पर ले लिया। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी और उसके सहयोगी दल हिंदुओं के आराध्य देवताओं के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, जिसका सबक जनता उन्हें सिखाएगी। हनुमान जी की जाति योगी आदित्यनाथ जी ने राजस्थान में बताई थी, वो चुनाव हार गए थे। अब हनुमान जी की जाति उनके सहयोगी, उनकी पार्टी के सहयोगी, उनकी सरकार में मंत्री जाति बता रहे हैं, तो अब सबकी जाति हनुमान जी बता देंगे। आज की डेट में हमारे आराध्य पुरुषों को बेइज्जत करना, हमारे आराध्य पुरुषों के नाम पर तुच्छ नीच निर्लज्ज राजनीति करना, ये ओम प्रकाश राजभर जी जैसे लोगों का काम हो गया है। भगवान हनुमान पर राजभर की जातिगत टिप्पणी से साधु संत भी हैरान हैं। महाराज जी, उत्तर प्रदेश की पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर, वो कह रहे हैं राजभर समाज के हैं हनुमान जी। हनुमान जी सभी के समाज के हैं। जैसे जो है हमारे यहाँ साधु संतों में बोलते हैं जात न पूछे साधु की, हाँ। पूछ लीजिए ज्ञान। इसी प्रकार जो है हनुमान जी की कोई जाति नहीं है। हनुमान जी के चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध साधु संत तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुरारे। हनुमान जी तो आप कहेंगे हनुमान जी इस जाति के, हनुमान जी तो चारों युग में हुए हैं ना। और अब खबर उत्तर प्रदेश के मथुरा और अलीगढ़ से, जहां दोनों जिलों में हुई हिंसा से हालात बेकाबू हो गए। मथुरा में एक ही समुदाय के दो पक्ष बच्चों के मामूली विवाद में ऐसा भिड़े कि वहां हुई जमकर पत्थरबाजी से पूरा इलाका जंग के मैदान में तब्दील हो गया। जबकि अलीगढ़ में बीजेपी नेताओं के दो गुट एक दूसरे पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए एक दूसरे पर टूट पड़े, जिसमें कई लोगों के घायल होने की खबर है। ये तस्वीरें यूपी के दो जिलों में हुए बवाल की हैं, जहां अलीगढ़ में एक ही समुदाय के दो पक्षों में जमकर पथराव हुआ। उपद्रवियों ने वहां जमकर हिंसा फैलाई और खुलेआम एक दूसरे पर पत्थरबाजी की। वहीं दूसरी तस्वीर अलीगढ़ की है, जहां बीजेपी नेताओं के दो गुटों में मारपीट हो गई। बताया गया कि ये मामला वहां पंचायत की जमीन से जुड़ा था, जिसमें भ्रष्टाचार के आरोप लगने पर यह विवाद हुआ। सबसे पहले आपको मथुरा में हुई हिंसा की तस्वीरें दिखाते हैं।
जहां महावन इलाके में बच्चों के विवाद ने इतना तूल पकड़ा कि सड़क पर संग्राम छिड़ गया। एक ही समुदाय के दो पक्ष एक दूसरे के सामने आ गए और फिर जमकर पत्थर बरसाए। सड़क पर खुलेआम हो रही इस हिंसा के दौरान वहां से लोगों का निकलना मुश्किल हो गया। तस्वीरों में दिखा कि कुछ लोग अपने घर की छत से पत्थर बरसा रहे थे, तो कुछ लोग सड़क से पलटवार कर रहे थे। वहां हालात कितने खराब थे, इसका अंदाजा जमीन पर हर तरफ बिखरे पत्थरों को देखकर लगाया जा सकता था। इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लगा कि उपद्रवियों को न पुलिस का डर था और न कानून का खौफ। बीच बाजार हुई इस पत्थरबाजी की वजह से वहां भगदड़ मच गई और वहां से गुजर रहे कई लोगों ने आसपास की दुकानों में घुसकर अपने आप को बचाया। वो अंदर देखो, अंदर चल रहे हैं। इस बीच पुलिस भी एक्शन में आई और दल बल के साथ मौके पर पहुंचकर हालात को काबू किया और कुछ उपद्रवियों को हिरासत में भी लिया। उधर अलीगढ़ में बीजेपी नेताओं के दो गुट आपस में भिड़ गए। दरअसल एक गुट ने दूसरे गुट पर नगर पंचायत की 3 करोड़ की संपत्ति पर कब्जा करने का आरोप लगाया और इसी की जांच के लिए जब अधिकारी वहां पहुंचे तो दोनों गुटों में पहले बहस हुई और फिर मारपीट हो गई। जिनके हाथ में डंडे थे, धारदार हथियार थे, उन्होंने बड़े भाई के और अब्दुल चमन खां दोनों में मार लगाई बुरी तरह से। बड़ा भाई हमारा आईसीयू में एडमिट है, हमने अपनी तहरीर जमा थाने में दे रखी है। और अब खबर है दिल्ली से, जहां महिला सम्मान पर घमासान बढ़ता जा रहा है। एलजी वीके सक्सेना ने आम आदमी पार्टी की 2100 वाली महिला सम्मान योजना के शुरू होने से पहले ही उसके रजिस्ट्रेशन के नियमों को लेकर जांच के आदेश दिए, तो केजरीवाल ने सीधे बीजेपी को घेरते हुए योजना को बंद कराए जाने की साजिश का आरोप लगा दिया। इस बीच आज दिल्ली में बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा के घर के बाहर आम आदमी पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। आज हम अपने भाई से 1100 रुपए लेने आए हैं। इतना पक्षपात क्यों? पूरे दिल्ली की महिलाओं को 1100 रुपए मिलने चाहिए, इसलिए हम दिल्ली की महिलाएं कोने कोने से आई हुई हैं। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले महिला सम्मान पर घमासान तेज हो गया है। इस मामले में बीजेपी और आम आदमी पार्टी अपने अपने दावों और वादों के साथ जहां मैदान में है, तो वहीं एक दूसरे को घेरने में भी कोई पीछे नहीं दिख रहा है। दिल्ली में बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा के घर के बाहर आज बड़ी तादाद में आम आदमी पार्टी की महिला कार्यकर्ता जुट गई, जिन्होंने दावा किया कि प्रवेश वर्मा महिलाओं को 1100 रुपए बांट रहे हैं। जो महिलाएं हैं, लंबी लाइन लगी हुई है और यहाँ से उनका कार्ड देखकर ही घर के अंदर एंट्री कराई जा रही है। अब ऐसे में और भी दरअसल महिलाएं आई हैं और उनकी मांग है कि उन्हें भी दरअसल 1100 रुपये मिले और इसी चीज़ को लगातार आम आदमी पार्टी उठा रही है और कह रही है कि वोट के बदले 1100 रुपये बीजेपी के नेता बांट रहे हैं। हालांकि दिल्ली के अलग अलग इलाकों से पहुंची इन महिलाओं ने दावा किया कि प्रवेश वर्मा सिर्फ नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में रहने वाली महिलाओं को ही रुपए दे रहे हैं, जो गलत है और वो इसका विरोध करेंगी। आप क्यों आए हो यहाँ पे? मैं ओखला से आई हूँ। मैंने एक वीडियो वायरल देखी कि प्रवेश भैया सबको 1100 रुपए दे रहे हैं, तो हम भी दिल्ली की महिलाएं हैं, हमारे बच्चे की फीस नहीं भरी गई। आज संडे का दिन था, बहनें संडे में कहाँ जाती हैं? अपने भाई के घर। आज हम अपने भाई से 1100 रुपए लेने आए हैं। तो क्या चाहते हैं कि आपको भी मिले 1100 रुपए? क्यों नहीं भाई, मैं क्या दिल्ली की नागरिक नहीं हूँ क्या? मैं दिल्ली से नहीं हूँ या मैं औरत नहीं हूँ, मुझे जरूरत नहीं है पैसे की। इतनी दूर से आई हूँ तो भाई दिल्ली में ही रहती हूँ, मैं भी, मेरा भी हक है, मैं भी पैसे लेने आई हूँ जो सब लेने आए। उधर दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने आम आदमी पार्टी सरकार की 2100 रुपए वाली महिला सम्मान योजना के शुरू होने से पहले उसे लेकर जांच के आदेश दे दिए। इस मामले में दिल्ली के मुख्य सचिव को लेटर लिखा गया, जिसमें डिविजनल कमिश्नर से जांच कराने को कहा गया। सवाल उठाया गया कि योजना में किन नियमों के आधार पर रजिस्ट्रेशन हो रहा है, बाहर के लोग नागरिकों से निजी डेटा क्यों ले रहे हैं। लेटर में पुलिस कमिश्नर को दोषियों पर एक्शन लेने को कहा गया। एलजी ने आम आदमी पार्टी की योजनाओं पर निशाना साधा, तो केजरीवाल ने बीजेपी पर उनकी योजनाओं को रुकवाने की साजिश का आरोप लगा दिया। दिल्ली की माँ बहनों को मैं कहना चाहता हूँ, बीजेपी आपकी महिला सम्मान योजना रोकना चाह रही है, केजरीवाल किसी हालत में रुकने नहीं देगा। भरोसा करो केजरीवाल के ऊपर। चुनाव के बाद आप सब लोगों को 2100 रुपए देंगे, रजिस्ट्रेशन भी होगा और लोगों को 2100 रुपए भी मिलेंगे। 15 दिसंबर से इन्होंने 3 हथकंडे अपनाने चालू किए। वोट कटवाओ, आम आदमी पार्टी के वोट कटवाओ, फर्जी वोट ऐड करवाओ ताकि फर्जी वोटिंग हो सके, ये दूसरा हथकंडा। और तीसरा हथकंडा,
और अब खबर है बांग्लादेश से, जहां हिंदुओं पर अत्याचार जारी है। तानाशाह मोहम्मद यूनुस के इशारे पर कट्टरपंथी हिंदुओं पर बेइंतहा जुल्म कर रहे हैं, लेकिन इस बार कट्टरपंथियों के जुल्म की कोई हद नहीं रही। जमात के गुंडों ने हिंदू युवक को उसके घर के सामने ही पेड़ पर लटकाकर फांसी दे दी। बांग्लादेश में कट्टरपंथी बेलगाम है और मोहम्मद यूनुस उनके आगे मजबूर। कट्टरपंथी जब चाहे जहां चाहे हिंदुओं से दरिंदगी को अंजाम दे रहे हैं और उन्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। बांग्लादेश में हिंदुओं से हैवानियत। बांग्लादेश से अब एक ऐसी तस्वीर आई है जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बांग्लादेश में हिंदू शख्स की हत्या की ये भयावह तस्वीरें देखिए। कट्टरपंथियों ने इस शख्स की पहले जमकर पिटाई की, फिर इसे पेड़ से लटकाकर फांसी दे दी। ये डरावनी तस्वीर बांग्लादेश के ब्राह्मणबाड़िया जिले से आई है। इस्लामिक कट्टरपंथियों ने हिंदू युवक की उसके घर के सामने ही क्रूर तरीके से हत्या कर दी, लेकिन बेबस पड़ोसी फांसी के फंदे से झूलते इस हिंदू युवक के शव को बस देखते रहे। इस हिंदू युवक का नाम दीपल चक्रवर्ती बताया जा रहा है। कट्टरपंथियों ने इसे तब तक फांसी पर लटकाए रखा जब तक इसकी मौत नहीं हो गई। बांग्लादेश में पिछले कुछ महीनों में हिंदुओं से बर्बरता के कई सबूत सामने आए हैं। अब आपको बांग्लादेश के इस साल और अब तक हिंदुओं के साथ की गई बर्बरता की रिपोर्ट दिखाते हैं। 2024 में 400 हिंदुओं की हत्या, 2010 बार हिंदुओं पर हमले, 1705 हिंदू परिवारों पर निशाना, 64 जिलों में हिंदुओं पर अत्याचार। और अब ब्राह्मणबाड़िया से आई बर्बरता की यह तस्वीर। और जैसे कि उम्मीद थी कि पुलिस ने अब तक किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है, बल्कि यूनिस की पुलिस दीपल चक्रवर्ती के कत्ल को आत्महत्या साबित करने में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और भारत से भगोड़ा करार दिया जा चुका इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक फिर से विवादों में है। इस बार जाकिर ने तो सारी हदें पार कर दी। खुद को इस्लाम का रहनुमा बताने वाले जाकिर ने लड़कियों और महिलाओं के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिन्हें सुनकर किसी का भी खून खौल उठे। भगोड़ा इस्लामिक उपनिदेशक जाकिर नाइक अक्सर अपने जहरीले बयानों की वजह से विवादों में रहता है, या कहिए जानबूझकर विवाद पैदा कर सुर्खियों में रहने की आदत बन चुकी है। हालिया बयानों की वजह से एक बार फिर इस भगोड़े का जिक्र सामने आया है। इस सपोले का पूरा बयान सुना, उससे पहले आपको इसकी घटिया हरकत दिखाते हैं। जब बेशर्मी से हंसते हुए जाकिर ने अपने बयान को जस्टिफाई करने की कोशिश की। जाकिर ने सार्वजनिक संपत्ति शब्द का इस्तेमाल महिलाओं के लिए किया। जाकिर के घटिया तर्क के मुताबिक बहुत सी महिलाएं हैं जिनको शादी के लिए पुरुष साथी नहीं मिलते, तो ऐसे में वो क्या करें। नीच जाकिर खुद के उठाए सवाल के जवाब में कहता है, या तो ऐसी महिलाएं शादीशुदा मर्दों से शादी कर लें या फिर सार्वजनिक संपत्ति बन जाए। महिलाओं को लेकर जिस जाकिर की जुबान इतनी घटिया है, उसका दिल और दिमाग कितना गंदा होगा, ये सोचकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है। वैसे खुद को इस्लामिक उपनिदेशक बताने वाले जाकिर से ऐसी ही उम्मीद थी, क्योंकि ये पहले भी कई बार लड़कियों और महिलाओं पर ऐसी अभद्र और ओछी टिप्पणी कर चुका है। और ऐसी ही एक हरकत पर जाकिर नाइक पाकिस्तानी लड़कियों से लात जूते खाते खाते बचा था। दरअसल कुछ महीने पहले ही जिन्नालैंड में जाकिर नाइक की एक घटिया तकरीर वायरल हुई थी, जिसमें जाकिर नाइक रेप को भी जायज ठहराते दिखाई दे रहा था और इस कुकर्म के लिए लड़कियों को ही जिम्मेदार ठहरा रहा था। पूरी दुनिया महिलाओं की आजादी और आत्मनिर्भरता की वकालत कर रही है, मगर जाकिर नाइक की सोच जस की तस है। और अब तो खुद को धार्मिक गुरु बताने वाला जाकिर अविवाहित महिलाओं को बाजारू कहने तक से गुरेज नहीं कर रहा है। जाकिर नाइक अपनी हर बात में इस्लाम का हवाला देता है, खुद को इस्लाम का रहनुमा बताता है, लेकिन समाज में सबसे पाक मानी जाने वाली बेटियों और महिलाओं को लेकर जाकिर नाइक का ये बयान कितना वाहियात है, ये बताने की जरूरत नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए रुख करते हैं पहाड़ों का, जहां भारी बर्फबारी से जीना मुहाल है। उत्तराखंड से हिमाचल और जम्मू कश्मीर तक भारी बर्फबारी हुई है। बर्फबारी की वजह से सड़कों पर भारी ट्रैफिक जाम लग गया है। कई जगहों पर इतनी बर्फबारी हुई है कि हाईवे बंद करने पड़े। इससे हजारों पर्यटक अपने परिवारों के साथ जहां तहां फंस गए।
जम्मू और कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़ों पर बर्फबारी ने जोरदार दस्तक दी है। पिछले 24 घंटे में शिमला, कुल्लू, मनाली समेत कई पहाड़ी इलाकों में इतना स्नोफॉल हुआ कि सड़क और घरों पर बर्फ की मोटी मोटी परत बिछ गई है। नए साल का जश्न मनाने के लिए पहाड़ों का रुख करने वालों के लिए ये खबर जरूर देखनी चाहिए। बर्फबारी से गंगोत्री यमुनोत्री नेशनल हाईवे बंद कर दिया गया है। इस वजह से सैकड़ों पर्यटक जहां तहां रास्ते में फंसे हुए हैं। ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी से गंगोत्री नेशनल हाईवे सूखी टॉप से गंगोत्री तक बंद करना पड़ा है। वहीं बर्फबारी की वजह से यमुनोत्री हाईवे फूलचट्टी से खरसाली तक बंद करना पड़ा है। बीआरओ की टीम गंगोत्री हाईवे खोलने की कोशिश में जुटी है। इसके लिए सड़कों से बर्फ हटाने का काम चल रहा है। स्नो कटर और व्हील लीडर मशीनों से बर्फ हटाई जा रही है, लेकिन नेशनल हाईवे पर 1 फीट से ज्यादा बर्फ की मोटी परत होने पर इस काम में परेशानी आ रही है। खबरों के मुताबिक हर्षिल और धारली में करीब 200 से 300 पर्यटक फंसे हुए हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कि बीआरओ की टीम रस्सी के जरिए बर्फ और कीचड़ में फंसी गाड़ियों को खींचकर निकाल रही है। और इसी के साथ राजनीति में अभी के लिए बस इतना ही। जी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।